नमस्ते, मैं हूँ वंशी सूर्य और आप देख रहे हैं वंशी इंडिया। अभी हमारे साथ बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। अ, ये ये घोषणा हो चुकी है कि बस्तर जो है अब नक्सल मुक्त हो चुका है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से देखिए, बस्तर में जो पिछले 4-5 वर्षों से जो नक्सलवाद था, वो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। और 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने तय की थी, उस डेडलाइन के मुताबिक जो है बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो चुका है। हम्म। आमतौर पर जितने भी बड़े नक्सली थे, वो या तो सरेंडर हो गए हैं या मारे जा चुके हैं। और जो लोअर कैडर है उसमें भी बड़ी संख्या में सरेंडर हुआ है। हम्म। और आज अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें, क्योंकि कई घटनाएं, कई जो नक्सली वारदातें करते थे, या कई पर्व मनाते थे, या कोई कई एक्टिविटी नक्सली करते थे, जिसमें टीसीओसी का भी एक बड़ा योगदान होता था। आमतौर पर जब नक्सली हर साल टीसीओसी मनाते थे, जो आपका मार्च के बाद से जून तक चलता था, और इस दौरान नक्सली बड़ी हिंसक वारदातें भी करते थे, लेकिन इस बार कोई भी घटना नहीं हुई। तो इससे लग रहा है कि नक्सलवाद लगभग लगभग खत्म हो चुका है, या अगर बचा भी है तो वो अभी वारदात करने की स्थिति में नहीं। इतने दशकों तक माओवाद रहा है, तो इसके पीछे किस किस का किरदार रहा है मुख्य रूप देखिए, नक्सलवाद या माओवाद अगर हम कहें तो बस्तर की जो सामाजिक, आर्थिक और जो भौगोलिक परिस्थितियां, ये कहीं ना कहीं माओवादियों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई हैं। क्योंकि बस्तर में जो छत्तीसगढ़ का अगर फॉरेस्ट की बात करें तो लगभग 46% फॉरेस्ट बस्तर में है। यहाँ का टेरेन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अलावा जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो अंदरूनी इलाकों में, जिन इलाकों में नक्सलियों ने अपनी शरण स्थली बनाई हुई थी, उन इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या है। वहां पर उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें शिक्षा नहीं है, उनमें जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसका फायदा नक्सलियों ने बखूबी उठाया। और यही कारण है कि नक्सलियों ने उन इलाकों में उन अबोध आदिवासियों के बीच में अपनी एक पैठ जमाई, और जो आज तक कायम थी। और अब जो है बड़ी जब सरकार ने इसको खत्म करने का जो संकल्प दोहराया, उसके बाद परिस्थितियां बदल रही हैं, और जिसका सीधा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। और आज यही कारण है कि नक्सलवाद के जो कारण हैं वो खत्म हो रहे हैं, इसलिए नक्सलवाद खत्म। लोग ये कहते हैं कि इतने वर्ष तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बस्तर के विकास के लिए उतनी सोच नहीं आई। अभी जिस तरह से काम हो रहा है इतने रैपिडली, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब तक पहले तो नक्सलवाद जब था, पिछले 5 दशकों की अगर हम बात करें, नक्सलवाद 5 दशकों से यहाँ पर फैला हुआ था। हम्म। नक्सली हिंसा करते थे। लेकिन अब लगातार 2003 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, उसके बाद से एक नैरेटिव उन्होंने बनाया कि नक्सलवाद की समस्या जो है वो कानून व्यवस्था की समस्या भी है, और कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक समस्या भी है। हम्म। तो दोनों का एक उन्होंने मिक्सचर बनाया कि हमको उन इलाकों में विकास भी करना है, और अगर नक्सली बंदूक उठा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, तो हमको उनका जवाब जो है वो हथियारों से भी देना है। तो ये जब नरेटिव बना, इसके पहले जब नक्सलवाद की बात आती थी, छत्तीसगढ़ 2000 में गठित हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को हमेशा गंभीरता से नहीं लिया। वो इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में ही देखते थे, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में उन्होंने नहीं देखा, जिसका खामियाजा इस इलाके को हुआ। जब 2003 के बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई, केंद्र से फोर्स आने लगी, और कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का जो है डिप्लॉयमेंट जो है वो बस्तर में बढ़ा। और उन इलाकों में, जिन इलाकों में नक्सली अपनी शरण लिए हुए थे, या नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके थे, वहां पर जब फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ, वहां पर कहीं ना कहीं फोर्स का अपना प्रभाव हुआ, वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू हुई। तो जो इलाके, जो मेन रोड से लगे हुए इलाके हैं, तो वहां पर धीरे धीरे जब परिवर्तन आने लगा, तो उसका फायदा जो है वो ग्रामीणों को भी दिखाई दिया। और उसके बाद जो है वहां के लोग भी जो है इन चीजों को समझने लगे कि विकास के बिना हमारा उत्थान संभव नहीं है। और यही कारण है कि विकास को जब सरकार ने प्राथमिकता दी, तो वो नक्सलवाद की जड़ों पर जो है चोट किया, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है बस्तर में अभी भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है और होना चाहिए?
देखिए, बस्तर में बहुत सारी समस्या हैं। जैसे बस्तर में एक तो इंडस्ट्री नहीं है बस्तर में। अंदरूनी इलाकों में मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। बस्तर के आज भी कई इलाकों में स्कूल नहीं है। बस्तर के कई इलाकों में जो है पीने का पानी नहीं है। बस्तर हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। बस्तर में इकलौता एयरपोर्ट जगदलपुर है। इसके अलावा बस्तर का अगर पूरा हम समग्रता से बात कर रहे हैं तो बस्तर केरल प्रांत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसकी वजह से बस्तर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफी विशाल है। और इसकी वजह से जो यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं आज भी अधूरी हैं। जैसे अगर हम रायपुर से जगदलपुर की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ट्रेन कनेक्टिविटी आज तक नहीं है। आज अगर संभाग मुख्यालय जगदलपुर है, हम रायपुर से ट्रेन कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाए हैं। बस्तर में माइंस और मिनरल जो है ना उसके बड़े भंडार हैं, बावजूद वहां पर इंडस्ट्री नहीं है। बस्तर में फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा इलाका है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लेकिन फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन यहाँ पर नहीं होता। बस्तर में यहाँ पर आयरन ओर की बड़ी खदानें हैं। यहाँ का आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट होता है बाहर, दूसरे इलाकों में जाता है। यहाँ पर एकमात्र स्टील प्लांट है जो एनएमडीसी ने लगाया। तो बस्तर में जो चीजें मौजूद हैं, बस्तर में रोजगार के संसाधन सरकार को मुहैया करवाना चाहिए। एजुकेशन पे प्राथमिकता देनी चाहिए। बस्तर में जो हेल्थ का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है इन सारी चीजों को सरकारों को अभी एड्रेस करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बस्तर जो आदिवासी इलाका है जहां पर सर्वाधिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहां पर संसाधन नहीं मिले। सरकार को यहाँ पर एम्स बनाना चाहिए। सरकार को यहाँ पर हायर एजुकेशन में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर देनी चाहिए। बस्तर में सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए। बस्तर में सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए। बस्तर का जो एनएमडीसी का जो इलाका है, उस इलाके में 60 सालों से एनएमडीसी अपना पूरा बिजनेस यहाँ कर रही है, लेकिन उस इलाके में डेवलपमेंट नहीं है। उसकी पेरीफेरी में जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इन इलाकों को सरकार को फोकस करना चाहिए ताकि बस्तर का आदिवासी, बस्तर का जो आम नागरिक है, वो अपने आप को छला महसूस न करे और वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल होकर के आगे चलने की कोशिश करे। भविष्य में आपको ऐसी कौन सी संभावनाएं नजर आती हैं जिसकी वजह से नक्सलवाद फिर से उठ सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नक्सलवाद का नाश हुआ है या नक्सलवाद को खात्मे की तरह जो है सरकार ने उसको ट्रीट किया है, नक्सलवाद उस रूप में वापस आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब लोग भी जान चुके हैं, लोगों को अपना भला बुरा समझ में आ गया है। उन इलाकों में फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है ऑलरेडी। लोगों को सिक्योरिटी की जो है वो थ्रेट महसूस नहीं हो रही कि वहां पे हमको कोई दिक्कतें होंगी। और कनेक्टिविटी भी सरकार लगातार बढ़ा रही है, और खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। तो ये ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती कि नक्सलवाद अपने पुराने स्वरूप में आएगा। हाँ, ये जरूर है कि बस्तर में चूंकि ट्राइबल इलाका है, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि में सरकार की स्पीड स्लो है, तो नक्सलवाद किसी दूसरे स्वरूप में जरूर आ सकता है। जैसे आदिवासी इलाके में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, यहाँ पर पेशा एक्ट लागू है ट्राइबल एरिया में, वो चीजें अभी सही तरीके से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं। सरकार के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव यहाँ पर हो गया है, मतलब ट्राइबल इलाके में, कि लोगों को ऐसा मानना है कि सरकार जो है यहाँ की जो एसेट जो है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स को देना चाहती है, इसीलिए नक्सलवाद को खत्म कर रही है। अगर इन चीजों को सरकार हैमर करे, इन चीजों का खात्मा करे और इन चीजों में लोगों को भरोसा मिले, तो मुझे नहीं लगता कि वापस नक्सलवाद यहाँ पर आ सकता। मेरा आखिरी सवाल, बस्तर में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है और क्या चुनौतियां यहाँ पे रहती हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बस्तर का अगर ओवरऑल आप व्यू देखेंगे तो केरल प्रांत से बड़ा है बस्तर, और यहाँ पर जो सड़कें और जो दूसरे संसाधनों की कमी है, यहाँ पर कनेक्टिविटी की कमी है, यहाँ पर जो अभी तक तो नक्सलवाद बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, जिसकी वजह से पत्रकार जो है वो सही तरीके से अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे। बस्तर में 3 पत्रकार जो है वो कहीं ना कहीं नक्सल वारदात का शिकार बने हैं, जिसमें 2 पत्रकार जो है वो एक साई रेड्डी जो है वो बीजापुर जिले के बासागुड़ा में, जिनकी नक्सलियों ने हत्या की थी। दूसरे पत्रकार जो है तोंगपाल में एक नेमीचंद जैन हुआ करते थे, जिनकी भी नक्सलियों ने हत्या की है।
तीसरे पत्रकार जो है वो मुकेश चंद्राकर, वो हाँ। बीजापुर के हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में पत्रकारिता बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से 3 पत्रकारों ने अपनी जानें खोई हैं। और जिस प्रकार के हालात हैं, मुझे लगता है सरकार को पत्रकारों के लिए जो है पत्रकार सुरक्षा कानून जो बनाया हुआ है उसका भी थोड़ा सा व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा और बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि पत्रकार सुरक्षित होकर के कहीं ना कहीं काम कर सकें। और चुनौतियां तो बहुत हैं, निश्चित रूप से है, बावजूद उसके बस्तर का पत्रकार बहुत निर्भीक है, बहुत बैलेंसिंग रिपोर्टिंग करता है। बस्तर का पत्रकार जो है आज भी रिमोट एरिया में जाने से कभी घबराता नहीं है। आज अगर नक्सलवाद का खात्मा हुआ है तो उस खात्मे में पत्रकारों की भी एक बड़ी भूमिका रही है। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुनी मनीष जी की बातें, बस्तर को लेकर उनका क्या कहना है, माओवाद को लेकर उनका क्या कहना है, आने वाले दिनों में बस्तर का विकास किस तरह हो और यहाँ पे पत्रकारिता की स्थिति किस तरह है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए वंशी इंडिया। थैंक यू।